हमारा जब अप्रोच रहेगा तो मैं इसका सॉफ्ट कॉपी तुम लोगों को तब भेज दूंगी। ओके अच्छा, अब आते हैं हमारा स्टील डिजाइन, स्टील स्ट्रक्चर का यूज करने का जो एडवांटेजेस है इसके बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया गया है, मैं जल्दी से इस पॉइंट्स को एक बार रिसाइट कर लूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि बेटर क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं स्टील स्ट्रक्चर में, ये ज्यादा लाइट होता है, ये ज्यादा फास्टर टू इरेक्ट, मतलब ये ज्यादा आसानी से, मतलब इसको खोला भी जा सकता है, इसको फिर से बनाया भी जा सकता है। तो इरेक्ट मतलब खोलना यहाँ पे। ओके नेक्स्ट है रिड्यूस्ड साइड टाइम, फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन, बहुत जल्दी एक स्टील स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है इन कंपैरिजन टू कंक्रीट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है लार्ज कॉलम फ्री स्पेस एंड अमेंडेबल फॉर ऑल्टरेशन, मतलब कि मैं जो पिछली क्लास में बताई कि ये जो एक एयरक्राफ्ट का हैंगर बनता है, वो एयरक्राफ्ट का हैंगर का बीच का जो स्पेस है वो तो बहुत, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये स्पेस तो बहुत, मतलब विद वाइज बहुत ज्यादा रहता है। तो ये अगर तुम कंक्रीट से बनाने की कोशिश करोगे तो इतना ज्यादा स्पेस तुम रख नहीं पाओगे, तो तुमको यहाँ पे कंक्रीट के जगह पे यहाँ पे एक कॉलम शायद रखना पड़ता, पर स्टील स्ट्रक्चर के टाइम में तुम्हारा यहाँ पे कॉलम देने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसी वजह से कॉलम फ्री स्पेस हम इस स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट है लेस मटेरियल हैंडलिंग एट साइट, ज्यादा मटेरियल से हैंडलिंग करना नहीं पड़ता है, जैसे कि कंक्रीट में हमको सीमेंट, जस्ट अ मिनट, हमको सीमेंट, सैंड, वाटर, बहुत सारे मटेरियल का यूज एक साथ होता है, पर यहाँ पे एक साथ इतने सारे मटेरियल का यूज नहीं होना पड़ता है स्टील डिजाइन के टाइम पे। क्या इसके बाद है लेस परसेंटेज ऑफ फ्लोर एरिया ऑक्युपाइड बाय स्ट्रक्चरल एलिमेंट, मतलब कि कंक्रीट स्ट्रक्चर जितना ज्यादा एरिया ऑक्युपाई करके रखता है, समझ लो कि तुम्हारा एक 720 स्क्वायर फीट का एक जमीन है, ठीक है, उसके ऊपर तुम घर बनाना चाहते हो, तो उसके ऊपर जब घर बनाओगे तो उसका जो वॉल थिकनेस है, जो वॉल देना पड़ेगा, जो कॉलम बनाना पड़ेगा, वो सब लेके ना उसका जो फ्लोर का मतलब ऑक्यूपेंसी है, वो जो फ्लोर को ऑक्यूपाई करके रखेगा वो बहुत ज्यादा होगा अगर तुम वही घर को स्टील स्ट्रक्चर से बनाओगे, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है। और एक है हैज बेटर डक्टिलिटी एंड हेंस सुपीरियर लैटरल लोड बिहेवियर, बेटर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। मैं थोड़ा कुछ और भी यहाँ पे पॉइंट्स लाना चाहूंगी। तो ये एडवांटेजेस ऑफ स्टील डिजाइन करने के लिए, तो एक तो है कि स्टील ये हाई स्ट्रेंथ, जस्ट अ मिनट, एक है ये हाई स्ट्रेंथ होता है, थोड़ा बड़ा होगा तो ठीक है। अच्छा, तो ये हाई स्ट्रेंथ होता है। हाई स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? मतलब हाई स्ट्रेंथ तो हमको पता है कि ज्यादा स्ट्रेंथ जिसमें जो मटेरियल प्रॉपर्टी में होता है, मतलब इसको कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसका एक्चुअल में स्ट्रेंथ हाई कितना है। तो हाई मतलब इसको बोला जाता है कि द हाई स्ट्रेंथ ऑफ स्टील पर यूनिट वेट इज मच, इन दैट केस एक रेशियो होता है, वो है कि स्टील का जो स्ट्रेंथ है उसका पर यूनिट वेट के साथ कितना कितना हो सकता है। मतलब कि तुम्हारा से एक मटेरियल प्रॉपर्टी है वो है स्टील, और एक मटेरियल प्रॉपर्टी तुम जिसके साथ कंपेयर करना चाहते हो से वो है कंक्रीट। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे द हाई स्ट्रेंथ, जस्ट अ मिनट,
The high strength of steel per unit weight means that structures made of steel section weight less than those made of other material. मतलब के तुम अगर एक मिनट, हाँ, से ये एक स्टील का बनाया हुआ एक सेक्शन है और ये एक कंक्रीट का बनाया हुआ सेक्शन है. मैं यहाँ पे डायमेंशन प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ. से ये दोनों ही सेम साइज का है, जो कि सेम दिख नहीं रहा है, थोड़ा मिस्टेकनली ड्रॉ हुआ है. तो से ये सेम साइज का है, तो ये स्टील का है और ये कंक्रीट का है. तो ये स्टील जितना स्ट्रेंथ ले सकता है, ये कंक्रीट सेम डायमेंशन में उससे कहीं गुना कम स्ट्रेंथ ले सकता है. अगर इसका मैं कंपैरिजन बताऊं तो ये है कि ये जो सेम डायमेंशन का स्टील है ना, तो ये जो स्ट्रेंथ ले सकता है, इसमें जो फोर्स लेने का जो कैपेसिटी है, इसी कैपेसिटी या फिर इसी स्ट्रेंथ को अगर मुझे कंक्रीट में बनाना है, कि मुझे कंक्रीट बनानी है कि वो ये सेम स्ट्रेंथ का, ये सेम ही स्ट्रेंथ ले सके, तो फिर हमें इसके एरिया को 3.5 गुना बढ़ाना पड़ेगा. मतलब तुम लोग मतलब इन दोनों का जो स्ट्रेंथ कंपैरिजन है, एक ही स्ट्रेंथ को लेने के लिए स्टील में जो यूनिट एरिया लगता है, वो ही स्ट्रेंथ लेने के लिए कंक्रीट में उससे 3.5 गुना एरिया का जरूरत. तो अगर कंपेयर किया जाता है कंक्रीट और स्टील से, तो ये 3.5 गुना ज्यादा फोर्स लेने की क्षमता रखती है एक यूनिट एरिया, मतलब 1 यूनिट एरिया ऑफ स्पेस में. ठीक है, तो ये एक कंपैरिजन अगर मैं बताना चाहूँ. और एक कंपैरिजन जो मैं स्ट्रेंथ का देना चाहती हूँ स्टील और कंक्रीट में, कि बस एक यूनिट एरिया ऑफ स्टील को रिप्लेस करने के लिए, से ये एक 1 यूनिट एरिया मतलब कि ये विड्थ भी, ये लेंथ भी 1 है, ये लेंथ भी 1 है. ठीक है, ये 1 into 1 यूनिट एरिया. तो इस एक यूनिट एरिया का जो स्टील का जो टेंशन डेवलप होगा ना, से इसका 450 यील्ड स्ट्रेस है, 450 यील्ड मेगापास्कल. इसका जो यील्ड स्ट्रेस है वो है ये, मतलब कि 450 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इसका यील्ड स्ट्रेस है. तो इसके बराबर का अगर स्ट्रेस हमको कंक्रीट में कन्वर्ट करना पड़े, तो इस कंक्रीट में इसी सेम स्ट्रेस लेने की क्षमता रखेगा तभी जब ये कंक्रीट M30 ग्रेड कंक्रीट से बनाया गया हो और इसका यूनिट एरिया को 200 टाइम्स ज्यादा बड़ा होना पड़ेगा, तभी इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रेस ये ले सकता है. मतलब कि मैं फिर से और एक बार रिपीट करती हूँ कि 1 यूनिट एरिया ऑफ स्टील अगर 450 मेगापास्कल का यील्ड स्ट्रेस ले सकता है, उसका इक्विवेलेंट कंक्रीट अगर मुझे बनाना पड़े, तो फिर इससे ये जो 1 यूनिट एरिया था, इस कंक्रीट को हमें 200 गुना ज्यादा एरिया से बढ़ा करना पड़ेगा, मतलब 200 यूनिट एरिया बढ़ाना पड़ेगा और वो कंक्रीट को M30 ग्रेड से कास्ट करना पड़ेगा, तभी वो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ लोड ले सकता है. तो ये जो स्ट्रेंथ का कंपैरिजन है, इसी से पता चलता है कि मतलब स्टील का कैपेसिटी कितना ज्यादा होता है स्ट्रेंथ लेने के हिसाब से. ओके, और एक जो पॉइंट है अगर कंपैरिजन करना चाहूं, वो है हमारा हाई डक्टिलिटी. अब ये डक्टिलिटी टर्मिनोलॉजी तुम लोग शायद सुने हो, मतलब किसी को पता है कि ये डक्टिलिटी का मतलब क्या है? कैन एनीवन टेल मी अबाउट दैट? अच्छा, डक्टिलिटी का मतलब ये है, अगर सिंपल भाषा में कहूं, कि ये कितना, अगर एक फोर्स आता है, ठीक है, एक मेंबर में फोर्स आ रहा है, तो उस मेंबर में फोर्स आने के वजह से वो डिफ्लेक्ट होना चाहेगा, मतलब डिफ्लेक्ट होगा, तो वो डिफ्लेक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट तक हो जाएगा पर वो फेल नहीं करेगा.
तो उसी टाइप के स्ट्रक्चर को डक्टाइल स्ट्रक्चर बोला जाता है। मतलब बहुत ह्यूज सिग्निफिकेंट अमाउंट के साथ वो बेंड हो जाएगा या फिर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, पर वो फेल नहीं करेगा, कोलैप्स नहीं हो जाएगा। तो ऐसे टाइप का क्राइटेरिया या फिर स्पेसिफिकेशन जिस टाइप के मटेरियल पे रहता है, उसी टाइप के मटेरियल से अगर हम घर बनाएं तो वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्यों? देखो, एक तो हुआ डक्टिलिटी, अच्छा, दूसरा है कि इको फ्रेंडली है। अब इको फ्रेंडली कैसे है ये पूछोगे तुम लोग। इको फ्रेंडली क्यों है? क्योंकि देखो, ये एक स्ट्रक्चर तुम स्टील से बनाए, ठीक है, उसके बाद इसका मतलब से एक जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, एक गाड़ी ज्यादातर 20 साल, मैक्सिमम 20 साल तक सर्विस देगा, उसके बाद क्या वो स्क्रैप बन जाएगा। तो उसी स्क्रैप को फिर से यूटिलाइज करके फिर से हम कोई नई गाड़ी का वो ढांचा बना सकते हैं। पर अगर कंक्रीट के जगह पे देखो, ऐसे सिमिलरली स्ट्रक्चर में भी अगर कोई भी पार्ट हमारा डैमेज हो जाता है तो उसको फिर से लेके हम लोग फैक्ट्री में ले जाके उसको गला के फिर उस पे मोल्ड पे रख के शेप बना के फिर से हम उस स्टील को यूज कर पाएंगे। पर कंक्रीट के जगह में अगर कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर तुम लोग डेमोलिश कर दिए तो उस वहां से जो मिलेगा उसको तुम फिर से रीयूज नहीं कर पाओगे। मतलब कि रीयूज करने का जो कैपेसिटी वो कंक्रीट स्ट्रक्चर में बहुत ही कम होता है देन स्टील स्ट्रक्चर। तो देखा गया है ऑलमोस्ट हमारे ओवर 570 मिलियन टन्स ऑफ स्टील आर रिसाइकल्ड एनुअली वर्ल्ड वाइड। मतलब के 570 मिलियन मतलब के 57 करोड़ टन। अब एक टन कितना होता है? एक टन होता है 1000 केजी, तो 57 करोड़ इंटू 1000, उतना केजी अमाउंट का स्टील हर साल पृथ्वी में रिसाइकल किया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा एक एडवांटेज है कि हम लोग इसको रीयूज कर पाते हैं, इस स्क्रैप को फिर से रीयूज कर पाते हैं, पर कंक्रीट हम उतना अच्छे से रीयूज नहीं कर पाएंगे। तो वो एक डिसएडवांटेज है। मतलब कि ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा, मतलब अगर 100% का स्टील हम टोटली एनुअली अगर बनाते हैं 100% का स्टील, तो फिर उसमें 50 या फिर 50 से थोड़ा ज्यादा अमाउंट का स्टील फिर से रीयूज होता है साल भर में। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये इको फ्रेंडली है। अच्छा, और एक चीज है, ये बहुत ही एक वर्सेटाइल, इस मटेरियल में बहुत सारी वर्सेटैलिटी है। ये वर्सेटैलिटी की मतलब क्या? मतलब इस एक ही मटेरियल से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। मतलब जैसे कि मैं पिछले क्लास में बताई कि सुबह सोने के उठने के बाद से रात में सोने के जाने के पहले तक जितना भी चीज अपने आमने सामने है वो स्टील से कुछ बनाया हुआ चीज तो पाओगे ही पाओगे। तो इसमें बहुत सारी वर्सेटैलिटी है। इसको अगर स्ट्रक्चर वाइज नहीं देखोगे अपार्ट फ्रॉम दैट, बट कंक्रीट से तो तुम सिर्फ स्ट्रक्चर में ही इन्वेस्ट कर सकते हो कंक्रीट को। तो स्टील एक बहुत ही वर्सेटाइल मटेरियल है। और एक जो फायदा है, ये एक वर्सेटैलिटी और एक जो एडवांटेज है ये है प्री फैब्रिकेशन। प्रीफेब्रिकेशन का मतलब क्या है? ये स्पेलिंग गलत हुआ है। हाँ, प्रीफेब्रिकेशन का मतलब क्या है? फैब्रिकेशन मतलब का है सजाना, सजाई हुई कोई चीज। तो प्रीफेब्रिकेशन मतलब पहले से सजा के रखा हुआ। अब स्टील का सजाने का तो कुछ यहाँ पे हमारा कुछ काम तो नहीं है। इसका मतलब है कि हम इस स्ट्रक्चर को पहले से फैक्ट्री में बना के लेके आ सकते हैं साइट में। मतलब कि कंक्रीट स्ट्रक्चर का जो होता है ना, हमको साइट में सीमेंट, सैंड, वाटर डाल के उसको प्रोपोर्शनेट वाटर सीमेंट रेशियो मेंटेन करके उसको मिक्स करके फिर उसको कास्ट करना पड़ता है। पर यहाँ पे स्टील में क्या होता है, वो डायरेक्ट फैक्ट्री से बन के आ जाता है, तो फिर साइट में सिर्फ असेंबल करने की देरी है। तो ये एक बहुत ही एडवांटेज एक है प्री फैब्रिकेशन
का ये जो चीज। अच्छा, और है ये, मतलब ये बहुत ही कम टाइम में एक स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है। स्टील स्ट्रक्चर बहुत ही कम टाइम लेता है एक स्टील स्ट्रक्चर बनाने में, इन विथ कंपैरिजन टू कंक्रीट। अब कंक्रीट में क्या, तुम अगर साइट में वो मतलब कंट्रोल मेजरमेंट्स को अगर ठीक से नहीं देखोगे तो बहुत पुअर क्वालिटी का बनेगा। मतलब तुम अगर ठीक से मतलब स्पेसिफिक ग्रेड, जो कंक्रीट का ग्रेड होता है M15, 20, 30, ये जो ग्रेड होता है इसका अलग अलग वाटर सीमेंट रेशियो होता है। तो ये वाटर सीमेंट रेशियो अगर ठीक से नहीं तुम मिक्स करोगे तो तुम वो डिजायर्ड स्ट्रेंथ अचीव नहीं करोगे। मतलब कि M30 का जो स्पेसिफाइड वाटर सीमेंट रेशियो है, वही रेशियो अगर तुम नहीं ऐड करोगे तो तुमको वो M30 का 30 मेगापिक्सल वाला स्ट्रेस नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा मतलब ये हमको साइट में रह के इसका जो क्वालिटी कंट्रोल, ये क्वालिटी कंट्रोल मेजर करना पड़ता है। तो पर स्टील में तो ऐसा कुछ होता नहीं, स्टील तो पूरा फैक्ट्री से बन के आता है, साइट में तो कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो साइट में उतना क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ता है। तो वो एक सुविधा है स्टील स्ट्रक्चर बनाने टाइम। ठीक है। अच्छा, तो ये तो बहुत सारे मतलब, अब है इसका मतलब डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो इसका डिसएडवांटेज है कि ये स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड, हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, poor fire proofing as at 1000 degree Fahrenheit or 538 degree centigrade 65%, and at 1600 Fahrenheit where it is 871 degree centigrade 15% of strength remains, electricity may be required। अच्छा, इसको मैं ठीक से मतलब एक्सप्लेन करती हूँ। ये क्या बोला गया है, मतलब स्किल लेबर की जरूरत है, मतलब सब लेबर को ये स्टील को है, मतलब ये स्टील को ठीक तरीके से अपने एक वो कॉलम में अप्रोप्रिएटली बैलेंस करके बिठाना, उसको वेल्ड करना, ये सब मतलब स्किलफुल लेबर को ही पता होता है। तो उसका रिक्वायरमेंट अगर नहीं है तो स्टील स्ट्रक्चर बनाने में बहुत गलती हो सकता है। तो स्किल लेबर की तो हमको बहुत जरूरत होती है। एक है कि हायर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टील का मतलब ज्यादा वो ज्यादा महंगा होता है स्टील मटेरियल, पर अगर लॉन्ग टर्म से देखो, मतलब दूर मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट से देखो तो वो कॉस्ट एक्चुअली तुमको बेनिफिशियली देता है अगर वैसे देखा जाए। बट इमीडिएट रिजल्ट में से अगर देखोगे तो वो इनिशियली बहुत हाई कॉस्ट लगेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि हमारे आजकल जो एक वो हो रहा है कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूज करना चाहिए, तो हमारे जो रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं, और सोलर इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे लोग यूज इसीलिए स्टार्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि सोलर इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। पर उसको अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो वो बहुत ज्यादा पैसा बचाता है रेदर देन हमारा रेगुलर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो वो है। तो वैसे ही मैं इसको कंपेयर करना चाहूंगी कि हायर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का। अच्छा, नेक्स्ट है मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। अब मेंटेनेंस की जरूरत पड़ता है, मतलब हर साल इसको देखना पड़ता है कि ठीक अगर इसको वेदरिंग हुआ कि नहीं। अब वेदर्ड कोई कोई स्टील मेंबर होता है जो कि वेदर्ड होता है, मतलब कि फैक्ट्री से वेदर्ड होके आता है ताकि वो ज्यादा मतलब वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में जंग ना लगे। और कुछ कुछ स्टील होता है कि उसको हर साल एक मेंटेनेंस करके उसको पेंट करना पड़ता है, कोटिंग देना पड़ता है, तो उसका एक खर्चा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पुअर फायर प्रूफिंग, मतलब कि कंक्रीट का यही एक एडवांटेज है कि ये कंक्रीट फायर प्रूफ है और स्टील फायर प्रूफ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टील फ्लेमेबल है, फ्लेमेबल और फायर प्रूफ में डिफरेंस है। फ्लेमेबल मतलब ये जल्दी से आग पकड़ लेता है, स्टील आग नहीं पकड़ता है। पर स्टील इज अ वेरी गुड थर्मल कंडक्टिव मटेरियल, ये बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है। तो अगर ऐसा है कि तुम एक स्टील स्ट्रक्चर में बैठे हो और वहां पे कहीं कोई लोकली आग लग गया तो वहां पे स्ट्रेंथ का बहुत डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है,
एज एट 530 डिग्री सेंटीग्रेड 65% ही स्ट्रेंथ बचा रहता है, और अगर ये बढ़ के 871 डिग्री हो जाता है टेम्परेचर, तो ये 15% ही स्ट्रेंथ से बचा रहता है, बाकी मतलब स्ट्रेंथ फुल रिड्यूस हो जाता है। और ये स्ट्रेंथ अगर रिड्यूस हो जाएगा, सपोज अगर कोई कॉलम या बीम जंक्शन पे अगर स्ट्रेंथ इतना रिड्यूस हो जाएगा, तो सोचो वो बीम पूरा मतलब गिर सकता है, वो लोकल बकल क्रिएट हो सकता है। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुछ कुछ जगह में जो स्टील स्ट्रक्चर बनता है, अगर सोचो कि ऐसे जगह पे स्टील स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो वहां पे साल के 7 महीने 8 महीने 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर रहता है। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में उतना कुछ डिफरेंस नहीं आता है स्टील में, पर स्टील में जो है उसका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन लेवल बहुत ज्यादा होता है थर्मल कंडक्टिविटी के वजह से। तो उसके बारे में भी प्रिकॉशंस लिया जाता है। ये जो मैं अभी कुछ देर पहले एग्जांपल दी, दुबई में जो स्ट्रक्चर बनता है स्टील का, दुबई तो बहुत ही हॉट वेदर कंडीशन लोकेशन है, तो वहां पे वो हर दोपहर में इतना गर्मी रहता है और रात को झप से ठंडा हो जाता है। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इसके वजह से स्टील का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। तो उसके वजह से भी वो इंजीनियर लोग बहुत एक इंटेलिजेंट मेथड अडॉप्ट किया है, वो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो वैसे भी हमको वो मेंटेनेंस में भी ध्यान में रखना पड़ता है। और है कि इलेक्ट्रिसिटी में भी रिक्वायर्ड क्या, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा ही। अगर वेल्डिंग का जरूरत पड़े तो वेल्डिंग करने के टाइम इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ता है। मतलब अगर लोड शेडिंग हो गया या फिर लोकल जनरेटर नहीं है, तो तुम स्ट्रक्चर कभी बना नहीं सकते अगर वेल्डिंग कनेक्शन हो। और अगर स्ट्रक्चर तुम बना रहे हो कंक्रीट का, तो तुम ये सीमेंट बालू पानी मिक्स करके तब तुम वो कास्टिंग तो कर सकते हो, वो डिसएडवांटेज है। तो ये कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। तो यहाँ पे अच्छा, इसमें किसी को कोई दिक्कत है समझने में? Does anyone have any problem understanding this? Okay. No, okay. Next. अच्छा, ये देखो, ये पूरा स्टील बनाने का प्रोसेस है। एक मिनट। ओके, ये पूरा स्टील बनाने का प्रोसेस है। ये इस प्रोसेस को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, ये पूरा अपना सोर्स से हमको जो रॉ मटेरियल आयरन बनाने का वो आता है, मतलब आयरन ओर, जो हम बंगाली में आकुरिक लोहा वो बोलते हैं, आयरन ओर, लाइमस्टोन, कोल, ये सब ब्लास्ट फर्नेस में मिलाया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में दिया जाता है। ये ब्लास्ट फर्नेस को हिंदी में आग का भट्टी भी बोलते हैं। तो इसमें इसको दिया जाता है। उसके बाद ये ऑक्सीजन स्टील प्रोसेस मतलब के देखो, ऐसे ही ब्लास्ट फर्नेस में तुम अगर मैनुअली टेम्परेचर रेस करना चाहो, तो वो ज्यादा से ज्यादातर 100 या फिर 200 या फिर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही बढ़ेगा। पर उतने से टेम्परेचर में लोहा गलने वाला नहीं है। तो लोहा गलवाने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर उत्पादन करने की जरूरत होती है। तो उतने अमाउंट का टेम्परेचर तभी हम बना सकते हैं जब उस पे ऑक्सीजन की यूज हम करें। तो ये एक प्रोसेस है जिससे हम टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाते हैं। तो ऑलमोस्ट 1500 to 1600 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर अगर पैदा करे, तभी लोहा गलना शुरू करता है। तो उस टेम्परेचर को यहाँ पे मॉनिटर करके बढ़ाया जाता है और लोहा को गलाया जाता है। और देखो, यहाँ पे ये दो सिस्टम है। यहाँ पे तो एक तो है वो जो अपने सोर्स से आ रहा है, नेचुरल रिसोर्स से आ रहा है, और एक है स्क्रैप, मतलब कि रिसाइकलिंग जो प्रोसेस है, ये स्क्रैप को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फर्नेस में डाल के फिर यहाँ पे मिलाया जाता है, पोरिंग। वो उसको जो अलग से जो हमको मिलता है, उसका तो कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, उसको शेप डालना पड़ता है, उसको शेप देना पड़ता है। तो वो शेप, वो जब मतलब क्या, अगर मैं बोलूं, मतलब स्टील का उसी कंडीशन में शेप दिया जा सकता है जबकि वो थोड़ा नरम रहे।
एकदम अगर हार्ड या स्टिफ हो जाएगा तो तब उसको तुम शेप नहीं दे सकते। तो कौन से टेम्परेचर में हम शेप दे सकते हैं, उसी टेम्परेचर को वहां पे फैक्ट्री में इंजीनियर्स मैन्युअली मॉनिटर करके उसको शेप, ये है तुम्हारा रोलिंग प्रोसेस। मतलब कि देखो यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे एक रोलर है, यहां से भी एक रोलर है, तो ये बीच में से एक ये बीच में से अगर ये स्टील फ्रेम यहां से जाता है तो ये रोलिंग एक प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये प्रेशर क्रिएट करने के वजह से ये प्रेशर जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन का फॉर्म लेके ये स्ट्रक्चर हमको शेप में दिया जाता है। अल्टीमेटली देखो ये एक आई शेप का स्ट्रक्चर बनाया जाता है ऐसे रोलिंग करके। इसीलिए हम लोग बाद में जितना भी स्टील पढ़ेंगे वो रोल्ड स्टील सेक्शन, ये नाम तुम लोग सुनोगे, रोल्ड स्टील सेक्शन, मतलब कि ये रोलिंग प्रोसेस में ये शेप दिया गया है, ये रोलिंग करके प्रेशर देके ये शेप बनाया गया है। तो यही है पूरा मैकेनिज्म ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग। ये देखो टाइप्स ऑफ हॉट रोल्ड सेक्शन प्रोड्यूस बाय स्टील प्रोडक्ट्स, मतलब कि ये जो भी शेप देख रहे हो ये तुम सामने से देख रहे हो, मतलब कि ये पीछे से अगर 3 डायमेंशनली ड्रॉ करूं ये ऐसा रहेगा। ड्राइंग थोड़ा गड़बड़ी हो रहा है, अच्छा सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एक मिनट। ओके तो प्रॉपरली अपना जो तो हमारा जो एक्चुअल में 3D शेप है ये एक्चुअली ऐसा दिखने में है, ठीक है। तो इसको हम रोल करके ये शेप को बनाया जाता है। सिमिलरली इसका भी ऐसा ही शेप है, 3D करूं अगर ऐसे, ये ड्राइंग बहुत गंदा बन रहा है ये, ठीक है। तो इसको भी ऐसे बनाया जाता है, ये सब रोलिंग मैकेनिज्म में ऐसा शेप दिया जाता है। तो ये है W शेप्ड वाइड फ्लेंज सेक्शन, एक्चुअली ये आई सेक्शन है, ये इसका भी स्पेसिफिकेशन अलग है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। तो ये आज का जो सेशन है इसमें एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रोसेस ऑफ मेकिंग